प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित अध्याय रचनाएं की प्रथम कक्षा में मैं हरिश्चंद्र सिंह आपको अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए आपको रचनाओं के बारे में पूर्व से ज्ञात है, क्योंकि कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में इन रचनाओं का हम नाम निर्णय के द्वारा जानते थे। आज हम इन रचनाओं को यहाँ बिंदुवार अध्ययन करेंगे, जिसके लिए हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। प्रथम शिक्षण बिंदु है दैनिक जीवन में रचनाओं की भूमिका। हम जो रचनाएं बनाते हैं, जो चीज़ें बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, प्रकार है, पेंसिल है, इस तरह से आपने देखा होगा। तो दैनिक जीवन में रचनाओं की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए क्या आवश्यक है, उनका हम इस बिंदु में अध्ययन करेंगे। नंबर 2, दिए गए रेखाखंड का समद्विभाजन करना। यह हमने आपको पिछली क्लास में भी कक्षा 8, 7, 6 में इस बिंदु को पढ़ा है कि एक कोई रेखाखंड दिया होता है, जिसकी माप भी दी होती है, नहीं भी दी होती है, उसके दो कैसे समान भाग किए जा सकते हैं, उसको हम यहाँ अध्ययन करेंगे। नंबर 3, रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना। किसी रेखाखंड को अनुपातिक योग में कैसे विभाजित करेंगे, उसका हम इस बिंदु के अंतर्गत अध्ययन कराएंगे आपको। प्रश्न नंबर 4, दिए हुए कोण का समद्विभाजन। ये भी हमने पिछली कक्षाओं से लिया है कि कोई कोण आपको दिया होता है, उस कोण का हम समद्विभाजन कैसे करते हैं, इस बिंदु के द्वारा कोणों का हम समद्विभाजन कराएंगे। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलें। दैनिक जीवन में रचनाओं की भूमिका। दैनिक जीवन में रचनाओं की महती भूमिका है। जैसे हम किसी वस्तु को बनवाते हैं, कपड़े को बनवाते हैं, तो आप उसका क्या करते हैं, उसकी नाप लेते हैं, उसकी नाप लेते हैं। ये हमारे पास ये मार्कर है, इसकी भी एक निश्चित माप होती है? और माप किसके द्वारा? ये पैमाने के द्वारा होती है। अर्थात किसी भी रचना की, चाहे कपड़े की रचना हो, चाहे हमारे पेंसिल प्रकार के माध्यम से किसी लाइन की रचना हो, रेखाखंड की रचना हो, सबकी एक माप होती है। अर्थात माप के आधार पर ही रचनाओं को रचित किया जा सकता है। तो रचनाओं की भूमिका क्या है? रचनाओं की भूमिका यह है कि किसी भी चित्र को, किसी भी आकृति को शुद्धता प्रदान करना। रचनाओं के द्वारा, दी गई सूचना के द्वारा रचनाओं की आकृतियां जो होती हैं, वो कैसी होती हैं? शुद्ध होती हैं। क्यों होती हैं? उनमें जो दी गई सूचना होती है, उसी के अनुसार हम पैमाना, पट्टी जिसे कहते हैं, प्रकार, पेंसिल की सहायता से इन रचनाओं को रचित करते हैं। तो रचनाओं की क्या भूमिका है? हम किसी भी दी हुई सूचना के आधार पर शुद्ध और सही आकृतियों को बना सकते हैं। यदि हमें सूचना दी होगी, माप दी होगी, तो आकृति को क्या बना सकते हैं? कैसा? शुद्ध। किसके माध्यम से? पटरी, पैमाना, अन्य यंत्रों के द्वारा। दैनिक जीवन में कभी कभी ऐसे व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ दैनिक जीवन में व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें भवनों के निर्माण में, आपका भवन, मकान के निर्माण में उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए,
चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, आपका एरिया कितना है मकान का, उसके हिसाब से आपको कहाँ पे मकान में किस चीज को बनाना है, बाथरूम कहाँ बनाना है, किचन कहाँ बनाना है, तो कैसे करेंगे, उसको पूरे को पहले क्या करेंगे, उसकी एक रचना करेंगे, उसकी एक व्यू बनाएंगे और व्यू के आधार पर, रचना के आधार पर अब उस फिगर को पेंसिल की सहायता से डिवाइड करेंगे कि इतने सेंटीमीटर का ये होगा और इतने सेंटीमीटर का ये होगा। ये रचनाओं की भूमिका है और ये व्यवहारिक ज्ञान की व्याख्या, इसको व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। भवनों के निर्माण में इसकी आवश्यकता होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। विज्ञान के क्षेत्र में सदिश राशियों को एक जो दिशा का ज्ञान कराती हैं, उसके द्वारा रचनाओं की आवश्यकता होती है। अन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसकी महती आवश्यकता है। रेखाखंड, जैसे रचनाओं के लिए रेखाखंड, ज्यामिति विधि द्वारा रेखाखंड का समद्विभाजन किया जाना, ये ज्यामिति विधि के द्वारा रेखाखंड का समद्विभाजन किया जाना, कोण का अर्धक या कोण बनाना, वृत्त की रचना आदि ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनको मात्र मापने के आधार पर छोटे छोटे भागों में शुद्धता के साथ विभाजित करना संभव नहीं हो पाता, किंतु ज्यामिति रचना विधि से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल चाहे रेखाखंड हो, कोण हो, वृत्त हो या अन्य हो, उनको हम ज्यामिति विधि के द्वारा, ज्यामिति रचना के द्वारा उनको सही रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको एक तरह का बॉक्स होता है, इस बॉक्स में विभिन्न प्रकार के ये यंत्र आपको प्राप्त होते हैं, उनका आप उपयोग करते हैं। ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं ज्यामिति रचनाओं को बनाने के लिए। इसको बॉक्स कहते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं, जिसमें ये स्केल होता है, पैमाना होता है, पट्टी जिसे कहते हैं बच्चे, पट्टी होती है, ये प्रकार होती है, इससे वृत्त की रचना की जाती है। इस तरह से ये प्रकार है, इससे वृत्त की रचना की जाती है और इसमें इस तरह से पेंसिल को एडजस्ट कर लेते हैं। जितने सेंटीमीटर की हमें त्रिज्या लेनी है उसको पैमाने के द्वारा यहाँ पर उसको मेजर कर लेते हैं और वृत्त की रचना सही रूप से कर लेते हैं। इस प्रकार से ये सभी, ये कोण की रचना के लिए है, इसमें सिंगल दिए हुए हैं। इस प्रकार से दैनिक जीवन में इन बॉक्स के अंदर ये आपको इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, इनके द्वारा रचनाओं का निर्माण किया जाता है। तो हम किसी भी दी हुई सूचना के आधार पर शुद्ध और सही आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। किनकी द्वारा? इन बिंदुओं, इन प्रमुख चीजों के द्वारा। दूसरा शिक्षण बिंदु है दिए हुए रेखाखंड का समद्विभाजन करना। एक रेखाखंड हमें दिया है और जिसका हमें समद्विभाजन करना है, तो समद्विभाजन करने की प्रोसेस को हम पिछली कक्षा के अनुसार हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछली कक्षा में हमने इस रेखाखंड का समद्विभाजन कैसे किया था। यहाँ आज हम उसका उपयोग भी करेंगे इस रचना के द्वारा। तो हमने सर्वप्रथम ज्यामिति रचना के द्वारा, जिसको आपने 6, 7, 8 में आपने निर्मेय का रूप देखा है, निर्मेय की रचना कैसे की जाती है, वो ज्यामिति रचना होती है, उसको हमने पढ़ा है। यहाँ पर हमने बिंदुवार उसको लिया है कि दिए हुए रेखाखंड, एक रेखाखंड दिया हुआ है। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का वह छोटा भाग होता है, उसे कहते हैं रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये हमारी क्या है? एक रेखा है और इसका ए भी एक रेखाखंड है और ए भी रेखाखंड को
हम क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो इस AB रेखाखंड को समद्विभाजन करने के लिए सर्वप्रथम हम AB एक रेखा खींचते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले AB एक रेखा खींचते हैं, जो कि हमने इस प्रकार से दर्शाई है। ये AB रेखा है यहां से यहां तक। नंबर 2, A को केंद्र मानकर और AB की आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, A को केंद्र मानकर AB की आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं, और चाप लगाएंगे, उस चाप का नाम होगा A1। यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, आधे से अधिक इसलिए त्रिज्या ली जाती है क्योंकि आधी जब त्रिज्या लेंगे तो चाप नहीं लगेगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि AB जो त्रिज्या है उसको ऐसी लेंगे, आधे से थोड़ी सी अधिक लेंगे, जिससे कि चाप लग जाए। अर्थात AB त्रिज्या को आधे से अधिक त्रिज्या लेकर A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो इस प्रकार से लगता है। वही हमने बिंदु लिया है। रेखाखंड AB के आधी माप से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड के एक बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्ताकार चाप, और ये किस तरह से चाप लगाते हैं, अर्धवृत्ताकार चाप होता है। ये अर्धवृत्ताकार चाप है A को केंद्र। अब नंबर 2, AB रेखाखंड को B को केंद्र मानकर त्रिज्या वही रहेगी, उतनी ही त्रिज्या लेकर एक B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या को लेकर एक अर्धचाप लगाते हैं, जो कि A2 के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। वही हमने लिखा है, रेखाखंड के B बिंदु को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या को बदलेंगे नहीं, वही त्रिज्या आधे से अधिक दूरी लेकर त्रिज्या लेकर एक और अर्धवृत्ताकार चाप A2 खींचते। A2 ये देखिए, आप देख रहे हैं A2 खींचते हैं, चाप लगाते हैं। अब दोनों चाप आप देख रहे हैं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं। उस बिंदु को 3rd नंबर पॉइंट पे हमने लिया है। E और F दोनों चाप एक दूसरे को E बिंदु और F बिंदु पर काटते हैं। रेखाखंड के B बिंदु को लेकर चाप त्रिज्या को लेकर एक अर्धवृत्ताकार चाप A2, जो पहले चाप को E तथा F बिंदु पर काटता है, ये इस प्रकार से काटते हैं। अब क्या करते हैं, E और F को पैमाने की पेंसिल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। दोनों बिंदुओं को E और F को मिलाने से AB रेखा को M बिंदु पर E और F को मिलाने से M बिंदु पर काटते हैं AB रेखा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि AB रेखा का M एक मध्य बिंदु है, अर्थात यहाँ अभिप्राय यह है कि AM = BM या MB एक ही बात है, अर्थात एक दी हुई रेखा के दो बराबर भाग प्राप्त होते हैं। इसी को कहते हैं दिए हुए रेखाखंड का समद्विभाजन। इस प्रकार से AB रेखा जो हमें दी गई थी उसका समद्विभाजन प्राप्त होता है। इसको हमने इस प्रकार से रचना के द्वारा लिखा है, EF को मिलाया। EF को क्या करते हैं, मिलाते हैं पैमाने और पेंसिल की सहायता से। AB रेखाखंड को किस बिंदु पर काटता है, M बिंदु पर काटता है, आपको प्रदर्शित भी किया हुआ बिंदु पर काटती है। यह M बिंदु रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में बांटता है। अतः AM = BM, अतः AM = BM दो बराबर भागों में बांटता है। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि दिए हुए रेखाखंड का समद्विभाजन रचना के द्वारा इस प्रकार से किया जा सकता है।
शिक्षण में तीसरा है दिए गए रेखाखंड को दिए अनुपात में विभाजित करना। एक रेखाखंड दिया जाता है और उसकी लंबाई भी दी जाती है और उसको एक अनुपात भी दिया जाता है, उस अनुपात में उस रेखाखंड को विभाजित करना है रचना के द्वारा। तो एक प्रश्न के तौर पे रेखाखंड की लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर, इसे 5:8 में विभाजित करना है। इस रचना को हमें करना है, विभाजित करना है। तो हमने रचना के विभिन्न बिंदुओं को लिया है, ज्यामिति विधि से इसकी रचना की है। सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB लेते हैं जिसकी लंबाई पैमाने की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है AB जिसकी लंबाई पैमाने की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर खींचा। A को केंद्र मानते हुए एक न्यून कोण बनाती हुई हमने रेखा खींची, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची AP। यहां पे अनुपात आपका दिया हुआ 5:8, अर्थात इस अनुपात का योग करें तो यह अनुपात प्राप्त होता है 13, अर्थात AP रेखा को 13 समान भागों में प्रकार की सहायता से, स्केल पैमाने की सहायता से बिंदुवार हमने प्रदर्शित किया है। AP1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13। इस अनुपात को हमने प्लस करके उसको 13 समान भागों में विभाजित कर लिया है। यही हमने इसको लिखा है। एक रेखाखंड AB जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर खींची, सर्वप्रथम ये करेंगे। नंबर 2, एक किरण AP, ये एक किरण है AP खींची जो AB के साथ न्यून कोण बनाती है, इसके साथ A बिंदु के साथ न्यून कोण बनाती हुई जाती है। नंबर 3, किरण AP पर 8 + 5 = 13, 8 + 5 = 13 सेंटीमीटर समान खंड काटते हैं जिन्हें P1, P2 अप टू 13 तक हमने बिंदुवार दर्शाया है। P5 और P13, यहाँ पॉइंट नंबर 4, P13 बिंदु को पैमाने की सहायता से बिंदु B तक ले जाते हैं। P13 को पैमाने की सहायता से बिंदु B तक एक रचना के द्वारा ले जाते हैं। यहां से आप देख रहे हैं A P13B एक त्रिभुज का निर्माण होता है। इसी प्रकार से P5 से बिंदु C तक उसको मिलाते हैं और यह प्राप्त होता है कि P13B और P5C दोनों रेखाएं यह आपस में समांतर प्राप्त होती हैं। यही हमने बिंदुवार लिखा है। P13 को बिंदु पैमाने की सहायता से बिंदु P तक ले जाते हैं, P5 को बिंदु C तक ले जाते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 को हमने लिखा है P5 से P5C और P13B इस प्रकार बिंदु C रेखाखंड AB को 5:8 में विभाजित करता है। दोनों रेखाखंडों को मापने पर, इन दोनों रेखाखंडों को यदि मापें तो मापने के लिए हमने एक यहाँ पर एक सूत्र के माध्यम से हमने ज्ञात किया है। कुल लंबाई 7.6 सेंटीमीटर है। इसके 8 भाग यहाँ पर दिए हैं, 8 और कुल भाग है 13,
तो 7.6 इंटू 18/13 इजिकल टू 4.67 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, जो कि यहाँ पर हमने दर्शाया है। इसी प्रकार से 7.6 इंटू दूसरा भाग है 5/13 इजिकल टू 2.9 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, जिसको हमने यहाँ पर दर्शाया है। इसी प्रकार से CP5 और BP13 दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसलिए AC/CB इजिकल टू P5 इंटू P13 इजिकल टू 5/8, अर्थात AC अनुपात BC इजिकल टू 5/8 में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से किसी भी दिए गए रेखाखंड को उसके अनुपात में विभाजित करने के लिए ज्यामितीय रचना के द्वारा इस प्रकार हम विभाजित कर लेते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है दिए हुए कोण का समद्विभाजित करना। एक कोई कोण दिया है जिसके कोण को हमें रचना के द्वारा समद्विभाजित करना है। ये दिया है कोण ABC दिया है। कोण को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं ABC का समद्विभाजन करना। कोण का समद्विभाजन करना, हमने कोण लिया है ABC, इस प्रकार से कोण है। और इस कोण की माप नहीं है, तो इस कोण को समद्विभाजित कैसे करेंगे? यहाँ पर कोण का B शीर्ष बिंदु है, कोई शीर्ष बिंदु है, इसको केंद्र मान के प्रकार की सहायता से, पेंसिल की सहायता से B को केंद्र मानकर कोई सुविधाजनक त्रिज्या लेकर, ये नहीं ज्यादा त्रिज्या लेंगे, सुविधाजनक त्रिज्या लेकर B को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। यहाँ पर देखें, इस चाप लगाने से यहाँ पर AB और BC को दो बिंदुओं पर यह चाप काटता है। हमने AB बिंदु को P बिंदु दिया है, P बिंदु पर काटता है, और BC को यह Q बिंदु पर काटता है। ये दो हमें बिंदु प्राप्त हो गए। अब बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। यहां पर चाप को ध्यान रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो आपने यहां पर चाप लिया है उसी चाप को रख सकते हैं, उसी त्रिज्या को रख सकते हैं। और या इस त्रिज्या को नहीं रखना चाहते तो आप इस त्रिज्या को लेके PQ की त्रिज्या को लेंगे और चाप लगाएंगे। अब यहाँ पर चाप लगाने का हमने आपको पहले तरीका बताया, किस तरह से लगाते हैं। इसकी आधे से अधिक दूरी लेंगे, PQ के आधे से अधिक दूरी को हम लेंगे प्रकार में, और यहाँ पर P को केंद्र मानकर एक यहाँ पर चाप लगा देते हैं। इस तरह से चाप, उसी चाप को लेकर, उसी दूरी को लेकर Q को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगा देते हैं। इस तरह से यहाँ पर चाप लगाने का हमने पहले भी आपको आगाह किया कि चाप लगाने में दूरी जो ली जाती है वो आधे से थोड़ी सी अधिक ली जाती है, क्योंकि दूरी बराबर ले लेंगे तो चाप नहीं लगेगा। इस तरह से हम मिलाते हैं इस चाप को। इस चाप का नाम हम दे दें S, ये चाप का नाम है S। यहाँ से B को इस तरह से मिलाते हैं, रचना के द्वारा, पैमाने के द्वारा इस तरह से मिलाते हैं और एक बिंदु तक ले जाते हैं, जिसका नाम हम कोई भी नाम दे सकते हैं।
ये बिंदु, जहां पर दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाते हैं, काट जाते हैं, वहां से बी को आगे की ओर एस और एस से आगे की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार से हमारे ए बी सी कोण के दो भाग हो जाते हैं। एक भाग होता है ए बी एल और दूसरा भाग होता है सी बी एल। ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? समद्विभाजित होंगे। इसी रचना को हमने लिखा है शीर्ष बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र माना है, किसी त्रिज्या को लेकर सुविधाजनक त्रिज्या लेंगे, चाप लगाया, चाप को लगाने का ये इस तरह से बी को केंद्र मानकर इस तरह से चाप लगाते हैं, प्रकार की सहायता से चाप लगाया, बिंदु BC को Q पर काटता है, AB को P और BC को Q बिंदु पर काटता है यह चाप। P और Q को केंद्र मानकर, पहले P को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं इस तरह से, Q को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं इस तरह से। यह दोनों बिंदु एक दूसरे पर, एक बिंदु S पर आपस में काट जाते हैं, यानी काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इस प्रकार से हम बिंदु B और S को पैमाने की सहायता से आगे की ओर बढ़ाते हैं और इतना बढ़ाते हैं कि L बिंदु तक ले जाते हैं। ये हमने L तक ले जाते हैं। यही रेखाखंड BL ये रेखाखंड हमें प्राप्त होता है। BL कोण ABC को समद्विभाजित, कोण ABC को यह रेखाखंड BL समद्विभाजित करती है। इस रेखाखंड को कोण ABC का समद्विभाजक भी कहते हैं। इस प्रकार से दिए हुए कोण का समद्विभाजन प्राप्त किया जा सकता है। अगला कार्य है ज्यामितीय आकृतियों को किसकी सहायता से बनाते हैं। यदि आपको सूचना दी गई है, सूचित किया गया है, उनकी लंबाइयां दी गई हैं, तो उन आकृतियों को किसकी सहायता से आप बनाएंगे वो आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है AB = 5 सेंटीमीटर, तो इस रेखाखंड का आपको समद्विभाजन करना है। प्रश्न नंबर 3 AB रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में विभाजित करो। 3:5 के, अर्थात ये अनुपात आपको दिया है 3:5 को। एक रेखाखंड AB है जिसके अनुपात क्या है? 3:5 है। उसको हम विभाजित करेंगे। इस प्रकार से ये आपको हमने जो अध्ययन कराया उसी के अंतर्गत ये प्रश्न आते हैं। अगले अध्याय में हम इस प्रश्नावली 11.1 के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसको आप अध्ययन करके आएंगे। इन्हीं के माध्यम से शिक्षण बिंदुओं के द्वारा हम उनका अध्ययन कराएंगे।